हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डिवाइन क्लासेस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीटेट 7 जुलाई 2019 का सेकंड पेपर। और इसको स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन था लास्ट वीडियो में, तो क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करना है ये तो बता दिया था, लेकिन एक कमेंट आया था कि सर इसका शॉर्ट ट्रिक बता दीजिए। तो शॉर्ट ट्रिक क्या होता है? पाइथागोरस ट्रिपलेट नंबर निकालने का। ठीक है, जो इस क्वेश्चन में पूछा था कि चारों त्रिभुज की भुजाएं नीचे दी गई हैं, तो इनमें से कौन सा समकोण त्रिभुज होगा। तो समकोण त्रिभुज पता करने के लिए बस हमें एक जो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करेगा वही समकोण त्रिभुज बनाएगा। ठीक है, और समकोण पाइथागोरस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए वो तीनों नंबर कैसे होने चाहिए? पाइथागोरस ट्रिपलेट होने चाहिए। तो पाइथागोरस ट्रिपलेट बनता कैसे है वो ध्यान रखना है। जैसे ये 3 नंबर दिए फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, तो हमें इसमें बस छोटा वाला नंबर देखना है। जैसे 20 है, तो ये इवन है या ऑड है, पहले ये चेक करना है। तो ये इवन है, तो इवन के लिए कैसे चेक करना है कि पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या बनेगा। ठीक है, छोटे वाले नंबर से। तो इसका क्या बनेगा, जो भी दिया हुआ है इवन नंबर उसका कर देना हाफ। तो हाफ कितना हो जाएगा? 10। तो 10 करने के बाद इसका कर देना है स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? 100। और 100 करने के बाद इसमें से -1 और +1 कर देना है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 99 और 101। ठीक है, तो ये 20 का ट्रिपलेट क्या हो जाएगा? 20, 99 और 101। ठीक है, जैसे कि एक छोटा नंबर भी लेते हैं 6। ठीक है, 6 इवन है, 6 का हाफ करेंगे 3, और 3 का स्क्वायर करेंगे 9। 9 में 1 प्लस कर देंगे और एक बार 1 माइनस कर देंगे, तो कितना जाएगा? 10। और ये कितना जाएगा? 8। ठीक है, तो 6 से क्या ट्रिपलेट बनेगा? 6, 8 और 10। ठीक है, इसको चाहे चेक भी कर सकते हैं, छोटा नंबर है। 6 का 36 और 8 का 64, तो इन दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 100। और 10 का स्क्वायर भी कितना होता है? 100। ठीक है, तो ये पाइथागोरस को सेटिस्फाई कर रहा है। ये तो हो गया इवन नंबर का। इवन नंबर में क्या करना है? जो भी इवन नंबर दिया है उसको हाफ कर देना है, हाफ का स्क्वायर, और स्क्वायर में एक बार 1 प्लस कर देना है और 1 माइनस। ठीक है, अब उसके बाकी अब तो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन तो ठीक है नहीं होगा। फिर उसके बाद ये जो 3 दिए हुए हैं, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, इसमें ऑड नंबर है। तो इसमें ऑड नंबर का क्या रूल होता है? इसमें ऑड नंबर का रूल होता है कि जो भी ऑड नंबर दिया हुआ है, जैसे सपोज कीजिए 15 दिया हुआ है। ठीक है, तो 15 का करना है हमें स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर कितना जाएगा? 225। तो इसमें 1 माइनस करना है और 2 से डिवाइड कर देना है, 1 प्लस करना है और 2 से डिवाइड कर देना है। तो कितना हो जाएगा? 224 अपॉन 2, तो हो जाएगा 112। तो हो जाएगा 226 अपॉन 2, तो हो जाएगा 113। ठीक है, जो 15 से स्क्वायर मतलब पाइथागोरस ट्रिपलेट बनेंगे 15 के 112 और 113 बनेंगे। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। सी वाले को चेक करते हैं 11। ठीक है, 11 का स्क्वायर 121, तो एक बार 1 माइनस करेंगे अपॉन 2, एक बार 1 प्लस करेंगे अपॉन 2। तो 1 माइनस करेंगे 120 अपॉन 2, तो कितना आ जाएगा? 60। और 122 अपॉन 2 इज इक्वल टू आ जाएगा 61। ठीक है, जो कि ऑप्शन में दिया हुआ है 11, 60 और 61। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, और यही इसका शॉर्ट तरीका था। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक। और ऐसा क्वेश्चन इस वाले सेट में भी है, तो उसमें भी इसी तरीके से करेंगे। तो चलिए अब नया सेट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कौन सा सेट था ये? 7 जुलाई 2019 का पेपर। फर्स्ट क्वेश्चन, किसी घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 194 मीटर स्क्वायर है। यदि इसकी लंबाई 8 मीटर और चौड़ाई 6 मीटर है, तो इसका आयतन मीटर स्क्वायर में क्या हो? ठीक है, हमें क्या दिया हुआ है? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। ठीक है, और यहाँ पर हमें लंबाई और चौड़ाई भी दी हुई है। तो इजिकल टू 194, लंबाई और चौड़ाई दी हुई है। तो लंबाई कितनी दी हुई है? 8 मीटर, तो एल, और चौड़ाई 6 मीटर, प्लस चौड़ाई 6 मीटर इंटू एच की वैल्यू नहीं दी और एल की वैल्यू 8। ठीक है, यहाँ से सॉल्व करके हमें क्या निकालना है? एच की वैल्यू निकालनी है, और आयतन होता है उसका एल इंटू बी इंटू एच। तो एल और बी दिया हुआ है, एच यहाँ से निकल जाएगा, तो एच की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे, तो यहाँ से आयतन भी निकल जाएगा जो क्वेश्चन में पूछा है। तो कितना हो जाएगा? 8 6 48 प्लस 6H और 8H कितना हो जाएगा? 14H इजिकल टू 194। 2 से कैंसिल कर लेंगे, 2 9 18, 1 2 7 तो 48 प्लस 14H इज इक्वल टू 97। तो 14H इज इक्वल टू ये इधर चला जाएगा 97 माइनस 48, तो कितना हो जाएगा? 7 में से 8 माइनस करेंगे, 17 कैरी लेना पड़ेगा। 17 में से 8 9, 8 में से 4 4, ये हो जाएगा 14H। तो 7 2 7 7 तो H की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7/2 मीटर। ठीक है, एच की वैल्यू मिल गई। अब यहाँ पुट कर देंगे, आयतन निकालना है। आयतन होता है एल इंटू बी इंटू एच, मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई दी हुई है 8 सेंटीमीटर 8 मीटर, चौड़ाई 6 मीटर, और ऊंचाई हमने निकाल दी है अभी 7/2। तो 2 से कैंसिल करेंगे 3 टाइम्स,
8 ऐसे रहने देंगे, 7 3 जा 21, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, तो आंसर कितना आ जाएगा 168 मीटर क्यूब। ठीक है, मीटर क्यूब, क्योंकि आयतन निकाला है और ये क्वेश्चन में शायद गलत लिख दिया है, यहाँ पे मीटर क्यूब हो। ठीक है, तो उसका आंसर क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा 168। नेक्स्ट, ये किसी समलंब का क्षेत्रफल 105 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसका शीर्षलंब 7 सेंटीमीटर है। यदि समांतर भुजाओं में से एक भुजा दूसरी भुजा से 6 सेंटीमीटर लंबी है तो लंबी भुजा की लंबाई सेंटीमीटर में क्या होगी। ठीक है, एक भुजा दूसरी से लंबी है, तो पहले समलंब क्या होता है, समलंब होता है ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम मतलब जिसमें एक पेयर पैरेलल होता है और एक नॉन पैरेलल होता है, मतलब समांतर होता है, मतलब जैसे ये और ये दोनों समांतर हैं, ए बी सी डी। ठीक है, हमें क्या क्या दिया है, उसका एरिया दिया हुआ है कितना 105 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये दिया हुआ है शीर्षलंब। शीर्षलंब मतलब ऊपर वाली साइड से अगर हम परपेंडिकुलर डालेंगे तो वो कितनी दी हुई है 7 सेंटीमीटर। और क्या गिवन है हमें कि एक भुजा समांतर भुजाओं में से एक भुजा दूसरी से 6 सेंटीमीटर अधिक है, तो इसको सी डी को मान लेंगे x, तो ए बी कितनी हो जाएगी x प्लस 6, 6 ज़्यादा है, तो इसका हमें एरिया दिया हुआ है क्षेत्रफल, तो उसी का फॉर्मूला लगाएंगे। तो ट्रेपीजियम या सबलंब का क्षेत्रफल क्या होता है, ये होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, या समांतर भुजाओं का योग, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, ये इनके बीच की दूरी, इज इक्वल टू 105। तो ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई में चले जाएगा, और सम ऑफ पैरेलल साइड्स क्या है x प्लस 6, और हाइट दी हुई है 7, तो इतना जाएगा 105 मल्टीप्लाई बाय 2, 7 से कैंसिल कर देंगे इसे, 7 15 10 15 7 105 होता है, तो 15 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो जाएगा 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 30, 2x इज इक्वल टू 6 उधर जाएगा, 30 में से माइनस करेंगे तो 24, तो x से 2x की वैल्यू आएगी 24, तो x की कितनी आ जाएगी 12, x की वैल्यू आएगी 12। हमें बताना है सबसे लंबी भुजा, सबसे पहले लंबी भुजा, ठीक है, समांतर भुजाओं में, तो एक तो x थी और दूसरी क्या थी x प्लस 6, तो ये कितना हो जाएगी 12 प्लस 6 18, तो सबसे लंबी भुजा क्या हो गई x प्लस 6 मतलब 18 सेंटीमीटर, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, आधार की 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो बेलन का आयतन सेंटीमीटर क्यूब में क्या होगा ये बताना, और पाई की वैल्यू दी है 3.14। हमें क्या दिया हुआ है, आधार की त्रिज्या दी हुई है और पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो बेलन का आयतन, बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई की वैल्यू दी हुई है, आर की वैल्यू दी हुई है, एच की निकालनी पड़ेगी। एच की कैसे निकालेंगे, जो हमें दिया हो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, या जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया, सी एस ए होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या कर्व्ड सरफेस एरिया, जिसे शॉर्ट में सी एस ए भी बोल देते हैं। वो कितना दिया हुआ 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2 इंटू पाई की वैल्यू दी है 3.14 और आर की दी हुई है 3 सेंटीमीटर इंटू एच इज इक्वल टू 94.2। अब एच को इधर रहने दीजिए, बाकी सबको दूसरी तरफ भेजेंगे 94.2। अब ये तीनों मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएंगे, 2 इंटू 3.14 मल्टीप्लाई बाय 3। तो पहले 2 से कैंसिल कर लेंगे, 2 से कैंसिल करेंगे तो कितना 2 4 जा 8, 1 2 7 जा 0.1। ठीक है, अब 4 7 11 और 12, 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 से करेंगे 3 1 जा 3, 1 17 3, 5 जा 15, 2 बचेगा तो 0.37 जा, तो ये कितना बचा 15.7 अपॉन 3.14। अगर पॉइंट लगाएंगे हटाएंगे तो यहाँ ऊपर 100 की मल्टीप्लाई और नीचे 10 की, तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, ये कितना हो जाएगा 157 और एक जीरो, और नीचे 314। ठीक है, अगर इसे कैंसिल करेंगे तो 300 का 5 टाइम करेंगे 1500 हो जाएगा, और 14 का 70, तो ये पूरा पूरा 5 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो हाइट कितनी आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें निकालना था आयतन, तो आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई है 3.14 और आर स्क्वायर मतलब 3 इंटू 3 और एच दिया हुआ 5, तो 3.14, तो कितना हो जाएगा 3 3 9, 9 5 से 45। ठीक है, 45 इसमें मल्टीप्लाई कर देनी है, 45 की मल्टीप्लाई करनी है 3.14 में, पहले नॉर्मल मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बाद में पॉइंट लगा लेंगे। 5 4 जा 20, कैरी 2, 5 1 जा 5 और 2 7, 5 3 जा 15, 4 4 जा 16, कैरी 1, 4 1 जा 4 और प्लस 1 कैरी का 5, 4 3 जा 12, 0 7 और 6 13 का 3, कैरी 1, 5 5 10 और 1 कैरी 11, कैरी 1 2 1 3 3 और 1 4, 14
अभी तो पॉइंट भी लगाना है, तो इसमें पॉइंट के 1 और 2 डिजिट के बाद, मतलब 2 डिजिट से पहले पॉइंट था, तो इसमें भी क्या करना है, राइट साइड से 2 डिजिट काउंट करने हैं, 1 2, तो पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा 141.3 सेंटीमीटर क्यूब। अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं, 141.3 सेंटीमीटर क्यूब, ये हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 14, 12, 34 एंड 30 प्रत्येक में x जोड़ा जाए तो इस प्रकार इसी क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात में होती हैं, तो √12x + 9 का मान क्या होगा। ठीक है, तो इस पूरे का मान बताना है, तो पहले हमें इसमें 14 मतलब 14, 12, 34 और 30, ठीक है, हम सेम नंबर जोड़ना है, तो सपोज कीजिए क्या जोड़ा है, क्वेश्चन में बता दिया x जोड़ा है, तो 14 + x, 12 + x जो 9 नंबर आ गए, 34 + x और 30 + x। अब ये इसी ऑर्डर में समानुपात में, मतलब सेम प्रोपोर्शन में है, तो 14 + x अपॉन 12 + x का रेशो इज इक्वल टू 4 + x अपॉन 30 + x। अब बस इसको यहाँ से सॉल्व करके x की वैल्यू निकालनी है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे सबसे पहले, 14 + x इंटू 30 + x इज इक्वल टू 12 + x इंटू 34 + x। तो 14 की 30 में करेंगे, 14 या 42 और एक 0, तो 14 की करेंगे तो 14x प्लस फिर x की करेंगे तो 30x प्लस एक्स स्क्वायर। उसके बाद 12 की करेंगे 34 में, तो 34 की करेंगे 12 में तो कितना जाएगा, 8 6 34 8 0 408, तो 408 प्लस 12x प्लस 34x प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है और दूसरी तरफ भी एक्स स्क्वायर, सेम साइन है तो कैंसिल कर सकते हैं हम। अब 480 408, तो 420 माइनस 408 इधर ले आएंगे, 14 और 30 कितने हुए, 44x, तो इसे दूसरी तरफ ले जाएंगे, 34 और 12 34 और 10 कितना हो जाएगा, 34 और 10 44 और 2 46 46x, और ये वाले कितने थे 44 44 x, 420 में 408 12 बचेंगे, 46x में से 44x 2x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6। ठीक है, x की वैल्यू 6 आ गई, तो यहाँ पुट कर देंगे x की वैल्यू 12 इंटू 6 प्लस 9 ऑफ स्क्वायर रूट 12 6 72 प्लस 9, तो 72 प्लस 9 81, और 89 का अंडर रूट क्या होता है 9, तो इसका वैल्यू कितनी आ जाएगी, मतलब इसका मान आ जाएगा 9। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है ये बताना है, मतलब कौन सा ट्रू है वो बताना है। ए रेगुलर पॉलीगन ऑफ 10 साइड हैज 10 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, ठीक है, ये सही है। ठीक है, ये हमें पहले भी देख चुके हैं कि कोई भी रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन मतलब जिसकी सारी साइड इक्वल हो, ठीक है, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स इक्वल, तो उसमें कितनी सिमेट्री ऑफ लाइन होती है, जितनी की उसमें साइड है। ठीक है, 10 साइड है तो 10 ही सिमेट्री ऑफ लाइन होंगी, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं कि वो क्यों गलत है। एक वृत्त की कोई सममित रेखा नहीं होती, ठीक है, ये गलत है, क्योंकि ए सर्किल में इनफाइनाइटली मैनी होती है, क्योंकि जितने डायमीटर उतनी ही इसमें सिमेट्री ऑफ लाइन, तो डायमीटर कितने होंगे, इनफाइनाइट डायमीटर हो जाएंगे, तो इसमें इनफाइनाइट लाइन्स ऑफ सिमेट्री हो जाएंगे। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। एक कोण की दो सममित रेखाएं होती हैं, मतलब दो लाइन्स ऑफ सिमेट्री होती हैं, नहीं होती। एक कोण की एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, कैसा भी वो एंगल हो। ठीक है, और वो लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होती है, वो लाइन जो उस एंगल को बाइसेक्ट करे या दो बराबर भागों में विभाजित करे। ठीक है, तो इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, एक रेगुलर हेक्सागन हैज ओनली 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। ठीक है, रेगुलर हेक्सागन मतलब इसमें 6 साइड होंगी, 6 साइड होंगी तो 6 ही उसमें लाइन्स ऑफ सिमेट्री होंगी। ठीक है, तो इसलिए ये भी गलत हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, x का वह मान जो समीकरण इतने को संतुष्ट करता है वह निम्न समीकरण को भी संतुष्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ हमें क्या करना है, यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है और इसमें ऑप्शन जो दिए गए उनमें पुट करके देखनी है, जिसमें LHS और RHS इक्वल आ जाएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 10x प्लस 6, तो 10x प्लस 66, 10 की मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट में 8x माइनस 24 इज इक्वल टू 25x माइनस 20, फिर 10x और 8x कितना हो जाएगा 18 18x, और 60 में से 24 माइनस करेंगे तो बचेगा 36, वो भी प्लस के, इज इक्वल टू 25x माइनस 20। अब 18x हैं तो इसको ले जाएंगे दूसरी तरफ, और 36 इधर रहेगा और 20 भी इधर रहेगा, तो प्लस में 25x माइनस 18x, तो 36 और 20 56,
और 25 में से 18 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 7x। तो 7 से कैंसिल कर देंगे 8 टाइम्स, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 8। ठीक है, अब x की वैल्यू ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें पुट करनी है और यहाँ से देख लेना है जो LHS और RHS इक्वल आएगी वही उसका आंसर हो जाएगा। तो इसमें रखेंगे x की वैल्यू 8, तो 8 माइनस 5 3, और 3 में 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 9। ठीक है, इसमें करेंगे 8 2 जा 16 प्लस 1 17। ठीक है, ये तो 9 और 17 तो ये तो नहीं होगा। उसके बाद b अगर इसमें 8 रखेंगे, 8 प्लस 3 11, 11 में 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 22। उसके बाद अगर इसमें x की वैल्यू 8 रखेंगे, 8 माइनस 5 3, और 3 में 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 प्लस 4 इज इक्वल टू 19, तो ये भी नहीं होगा। थर्ड, यहाँ x की वैल्यू रखेंगे 8, 8 माइनस 5 3, और 3 में 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 15, और यहाँ 2 और 8 माइनस 5 कितना हो जाएगा 3, 2 इंटू 3 8 माइनस 3 तो 5 प्लस 5, 5 टू द 10 प्लस 5 इज इक्वल टू 5, तो 15 और 15। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा क्योंकि इसका LHS और RHS दोनों बराबर है। ठीक है, तो ऑप्शन डी को भी चेक कर लेते हैं। ऑप्शन डी 8 माइनस 3 5, 5 में 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 25, और ये 8 प्लस 5 तो हो जाएगा 13। ठीक है, ये भी अनइक्वल है, तो एक ही इक्वल है, मतलब जो सेटिस्फाई कर रहा है तो वो है ऑप्शन सी, तो इसका इसलिए वही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 11x माइनस 16y प्लस 7a प्राप्त करने के लिए 5y माइनस 3x माइनस 8a में से क्या घटाना चाहिए। ठीक है, तो मान लेते हैं 5y माइनस 13x माइनस 8a में से क्या घटाना चाहिए, x घटा देना चाहिए। तो कितना मिल जाएगा हमें 11x। ठीक है, x तो है, इसको कैपिटल ए मान लेते हैं, कैपिटल ए इक्वल टू 16y प्लस 7a। ठीक है, अब एक वो दूसरी तरफ भेज देंगे, इस पूरे को इधर ले आएंगे लेफ्ट साइड में, तो 5y माइनस 13x माइनस 8a, 11 आएगा माइनस का x, 16 आएगा प्लस का 16y, और माइनस का 7a आएगा, और ये कैपिटल ए उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो हमें कैपिटल ए की वैल्यू निकालनी है, तो प्लस के 5y प्लस के 16, तो कितना हो जाएगा 21y, माइनस के 13 माइनस के 11, तो माइनस के 24x, माइनस के 8 है, माइनस के 7 है, तो माइनस के 15 है। तो ये आ गई ए की वैल्यू। ठीक है, इसको माइनस करेंगे तो हमें वो प्राप्त हो जाएगा जो क्वेश्चन में बोला है। तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 21y माइनस 24x माइनस 15 है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। के संदर्भ में ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय में आने वाले बच्चों के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, कौन सा कथन सही है वो बताना है। जो बच्चे ग्रामीण मतलब गांव के एरिया से आते हैं, रूरल एरिया से, उनके पास मौखिक गणितीय परंपराओं और ज्ञान की प्रचुरता होती है। ठीक है, कौन सा सही है बताना है। पहले एक बार हम सारे ऑप्शन देख लेते हैं, उसके बाद उन्हें गणित का कोई ज्ञान नहीं है। ठीक है, ये गणित का कोई ज्ञान नहीं है तो हम नहीं कह सकते कि कोई एरिया मतलब कोई बच्चे अगर गांव से आ रहे हैं तो उन्हें मैथ का कोई ज्ञान नहीं है, तो कन्फर्मली नहीं कह सकते। उनके गणित में संचारण निपुणता निकट है, मतलब कि वो पुअर कम्युनिकेशन स्किल्स है, मतलब उनके पास जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो कम है। ठीक है, ये भी नहीं कह सकते, मतलब नेगेटिवली तो किसी के बारे में नहीं कहा जा सकता कुछ भी। उन्हें विधिवत गणित सिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि वह उनके काम नहीं आएगा। ठीक है, ये बात भी नहीं कह सकती कि उनके काम नहीं आएगा, वो गाँव में रहते हैं तो मैथ तो सबके लिए जरूरी है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन ए कि उनके पास मौखिक गणितीय परंपराओं और ज्ञान की प्रचुरता है, तो इसका मतलब ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। ठीक है, क्या एक्सियम्स आर प्रोपोजिशंस व्हिच आर अज्यूम्ड, एक्सियम्स आर स्पेशल थ्योरम्स, एक्सियम्स आर डेफिनेशंस, एक्सियम व्हेन प्रूव्ड बिकम्स थ्योरम। ठीक है, तो इसमें क्या बताना है हमें कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, जो एक्सियम्स होते हैं उनका कोई प्रूफ नहीं होता, ना ही वो प्रूफ किए जा सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है, और वो सिर्फ ऐसे ही मान लिए जाते हैं, तो इसका ऑप्शन सिर्फ एक ही सही हो जाएगा कि एक्सियम्स आर प्रोपोजिशंस विच आर एज्यूम्ड। एज्यूम्ड मतलब उन्हें मान लिया जाता है कि ये जो स्टेटमेंट है वो सही है। ठीक है, तो इसका बस ए सही हो जाएगा, बाकी नहीं, क्योंकि एक्सियम और थ्योरम अलग अलग होते हैं। थ्योरम का प्रूफ होता है लेकिन एक्सियम का नहीं होता है। ठीक है, और एक्सियम डेफिनेशंस भी नहीं होती हैं, वो एक स्टेटमेंट होता है व्हेन प्रूव्ड। ठीक है, एक्सियम प्रूफ नहीं किए जा सकते, टेंथ ने लिखा एक्सियम्स व्हेन प्रूव्ड बिकम्स थ्योरम, तो एक्सियम प्रूफ ही नहीं किए जा सकते तो उनका थ्योरम्स कैसे बनेंगे। तो ऑप्शन ए की सही हो जाएगा, मतलब कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विद्यार्थियों द्वारा गणित में की गई अशुद्धियों के समसामयिक निरीक्षण पर प्रकाश नहीं डालता है। ठीक है, जो बच्चे गलतियां करते हैं वो उनके निरीक्षण पर कौन सा प्रकाश नहीं डालता है वो बताना है।
तो वे अधिगम का हिस्सा है, ठीक है। गलती करना लर्निंग का या अधिगम का हिस्सा है, तो ये तो ठीक है। वे जानकारी प्राप्त करने का मूल्यवान स्रोत है, ठीक है, ये भी ठीक है, क्योंकि वो गलतियां नहीं करेंगे तो सीखेंगे कैसे। वे अध्यापिका का उसकी कक्षाओं की आयोजना तैयार करने में मार्गदर्शन कर सकती है, ठीक है, कर सकती है कि बच्चे किस प्रकार की गलती कर रहे हैं तो उन्हें किस तरह के क्वेश्चन देने चाहिए, ठीक है। उन्हें अनदेखा कर देना चाहिए, ठीक है, बच्चों की गलतियों को अनदेखा नहीं करना चाहिए। तो हमसे नहीं पूछा है तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा कि ये ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। कौन सा प्रकाश नहीं डालता है तो उन्हें अनदेखा कर देना चाहिए, ये प्रकाश नहीं डालता है तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथन या कथनों में से गणित के संदर्भ में कौन सा या कौन से सही हैं, ठीक है, कौन से स्टेटमेंट या कौन से एक या एक से ज़्यादा सही है ये बताना है। तो मैथमेटिक्स इज ए टूल, ठीक है, तो ठीक बात है कि गणित एक उपकरण है, मतलब टूल है, इसकी हेल्प से हम बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। गणित एक प्रकार की कला है, ये भी ठीक है। गणित एक भाषा है, ठीक है, ये भी ठीक है। तो इसके तीनों ही ठीक हैं स्टेटमेंट, तो ए बी एंड सी, मतलब ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, यह सिद्ध करने के लिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, मतलब कि इरेशनल नंबर है, एक अध्यापक यह मानकर शुरू करता है कि यह एक परिमेय संख्या है और आगे बढ़ते हुए यह सिद्ध करता है कि पूर्व अनुमान संभव नहीं है। यह उत्पत्ति मतलब कि प्रूफ निम्न विधि का उदाहरण है, ठीक है। जो हम √2 को इरेशनल प्रूफ करते हैं तो वो किस मेथड से करते हैं वो बताना है, ठीक है। तो वो करते हैं कि वो कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है, ये मतलब वैसे जो हम करते हैं वो भी कॉन्ट्राडिक्शन करते हैं, लेकिन उन्होंने जो कंडीशन भी वो बता दी है कि वह उस अध्यापक उसको एक परिमेय संख्या मानकर, ठीक है, परिमेय संख्या मतलब वो परिमेय संख्या मानकर फिर परिमेय संख्या की सारी प्रॉपर्टी फॉलो करेगा और लास्ट में अगर फॉलो हो नहीं होती है वैसे तो, क्योंकि √2 एक अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो हम कॉन्ट्राडिक्शन मान के मतलब अपोजिट मान के करते हैं तो उसको बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन या प्रतिवाद, क्योंकि उसने अपरिमेय के लिए बोला था और हम परिमेय मान के लिए चले हैं, तो क्या कर रहे हैं हम अपोजिट मान रहे हैं, उसका अपोजिट को बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणितीय अधिगम के वांछित मूल्यांकन अभ्यास पर प्रकाश डालता है। वांछित मतलब कि डिजायरेबल असेसमेंट। तो ऑप्शन देखते हैं। प्रकाश डालता है मतलब पॉजिटिव पूछा है। विद्यार्थियों का आकलन करने के लिए वार्तालाप करना और उन्हें एक विचार विमर्श करना भी लाभदायक हो सकता है, ठीक है, हो सकता है। वार्तालाप मतलब उनसे बातचीत करना और एक मतलब 1-to-1 से डिस्कशन करना, ठीक है, तो वह बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बाकी और भी देख लेते हैं कि वो गलत क्यों है। आकलन उत्पादन के अनुकूल और विद्यार्थियों के उचित उत्तर पर केंद्रित होना चाहिए, ठीक है, हमें फोकस ऑन द राइट आंसर, ठीक है, सिर्फ राइट आंसर पे ही फोकस नहीं करना है, उचित का मतलब सही आंसर पर ही फोकस नहीं करना है, गलत पर भी फोकस करना है कि बच्चे कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं। इनकरेक्ट आंसर ऑफ द चिल्ड्रन शुड लार्जली बी इग्नोर्ड, ठीक है, उन्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए, जो बच्चे गलत आंसर कर रहे हैं कि वो देखना चाहिए कि वो गलती कहाँ कर रहे हैं तो उन्हें ठीक कराना चाहिए। ओनली पेपर पेंसिल टास्क आर सुटेड टू एक्सेस स्टूडेंट बिकॉज दे आर रिक्वायर प्रीसाइज आंसर, ठीक है, नहीं सिर्फ पेपर पेंसिल नहीं, उनसे वार्तालाप भी करना चाहिए, मतलब बातचीत भी करना चाहिए, तो इससे मतलब ये डिस्कशन भी करना चाहिए, तो ये भी गलत हो जाएगा, तीनों गलत हो जाएंगे, बस एक ही ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, गणितीय अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। लड़कियों पर गणित में अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है क्योंकि वे उसमें कमजोर होती हैं, ठीक है, नहीं, जरूर नहीं है कि लड़कियां कमजोर हो मैथ में। नेक्स्ट, गणित एक विशेष विषय है जो कि विशिष्ट कुछ लोगों के लिए है, ठीक है, विशिष्ट मतलब कुछ लोगों के लिए नहीं, मैथ सबके लिए, तो ये भी गलत हो जाएगा। अनौपचारिक एल्गोरिथम औपचारिक एल्गोरिथम से निकृष्ट है, ठीक है, इनफॉर्मल एल्गोरिथम आर इन्फीरियर टू द फॉर्मल एल्गोरिथम, ठीक है, ये भी गलत है। प्रत्येक व्यक्ति गणित सीख सकता है और उसमें सफल हो सकता है, ठीक है, ये सही है कि प्रत्येक व्यक्ति मतलब हर एक इंसान मैथ सीख सकता है और उसमें सफल हो सकता है, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, अनुपात और समानुपात प्रत्यय को समझने के लिए अनुपातिक विवेचना की भूमिका को उजागर किया था, ठीक है, किसने बताया था, उजागर किया था, ये कह रहा था जीन पियाजे ने, ठीक है, ये आपको याद रखना है कि किसने किया था, जीन पियाजे ने, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, एक विद्यार्थी बीजगणित की उन शाब्दिक समस्याओं को हल नहीं कर सकता जिनमें स्थानांतरण सम्मिलित होता है, ठीक है, तो सर्वोत्तम उपचारात्मक योजना है, ठीक है, तो सबसे अच्छा तरीका क्या है उसको सिखाने का वो बताना है। अन्य भाषाओं की शाब्दिक समस्याओं के अभ्यास के लिए अधिक प्रश्न देना, ठीक है, गिव लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑफ वर्ड प्रॉब्लम्स इन अनदर लैंग्वेज, ठीक है, उसे
प्रॉब्लम की लैंग्वेज नहीं है, उसे कोई कॉन्सेप्ट समझने की मतलब स्थानांतरण जिसमें सम्मिलित है स्थानांतरण की प्रॉब्लम है तो उससे उसका लैंग्वेज का इशू नहीं है, तो ये भी तो नहीं होगा। नेक्स्ट, छात्र को शाब्दिक समस्या का अर्थ आसान भाषा में समझाना। ठीक है, उसको अर्थ नहीं समझाना, उसको ट्रांसपोजिशन सिखाना, तो ये भी गलत हो जाएगा। विकल्प विधि से समानता प्रत्यय को समझाना। ठीक है, एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वलिटी यूजिंग अल्टरनेट मेथड। ठीक है, किसी और तरीके से उस मेथड मतलब उस ट्रांसपोजिशन को या स्थानांतरण को सिखाना। ठीक है, इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो संख्याओं में ये लास्ट एक बचा है, इसको भी देख लेते हैं इसमें क्यों गलत है। ये संख्याओं से स्थानांतरण के अभ्यास के लिए अधिक प्रश्न देना है। ठीक है, अधिक प्रश्न नहीं देना, पहले उसको समझाना है अच्छे से, उसके बाद उसे प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन देने हैं, तो उससे कुछ उसका फायदा होगा। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, गणित अध्यापन की समसामयिक समझ अध्यापकों को निम्नलिखित सभी को करने के लिए प्रोत्साहित करती है, केवल इसको छोड़कर। ठीक है, किसको छोड़कर वो देखना है, मतलब नेगेटिव ढूंढना है। समस्याओं के परिकलन का परिचय उसकी संकलात्मक समझ से पहले कराना। ठीक है, इंट्रोड्यूस फॉर्मुलेशन ऑफ प्रॉब्लम्स बिफोर डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग से पहले ही उसको प्रॉब्लम देना, तो ये गलत हो जाएगा। इसका ऑप्शन यही सही हो जाएगा। ठीक है, मतलब उसने मतलब इसको छोड़कर मतलब उस नेगेटिव चीज़ को छोड़कर, तो उसका ऑप्शन यही सही हो जाएगा। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ। ठीक है, दिया हुआ एक्सप्रेशन का हमें वैल्यू बतानी है सॉल्व करके, तो इसमें वही बॉड मास रूल लगेगा, बॉड मास रूल। ठीक है, बॉड मास मतलब बी से ब्रैकेट, ओ से डी, ऑफ डी से डिवाइड, एफ से मल्टीप्लाई, ए से एडिशन, एस से सब्ट्रैक्शन। ठीक है, और ब्रैकेट का भी जो वो ऑर्डर होता है वो होता है पहले लाइन ब्रैकेट, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट, उसके बाद मिडिल ब्रैकेट और सबसे लास्ट में बिग ब्रैकेट। तो यहाँ पे स्मॉल और बिग ही है, ना लाइन है ना मिडिल है। 2 से डिवाइड करेंगे -4 को, कितना आ जाएगा -2। ठीक है, अब इस पूरे ब्रैकेट के मल्टीप्लाई में -3, -3, उसके बाद माइनस, अब ये -3 है इस ब्रैकेट के मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो इस -3 को ऐसे कर रखेंगे, पहले ब्रैकेट सॉल्व कर देंगे, ब्रैकेट में मल्टीप्लाई और माइनस। ठीक है, तो पहले मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे, -3 और -7 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा +21 और -8, तो कितना बचेगा +13, उसके बाद +4, ये इस ब्रैकेट के, तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, -48 को डिवाइड करना है 6 से, तो कितना हो जाएगा ये -8। ठीक है, -8, -2 -3 मल्टीप्लाई करेंगे तो +6 माइनस। ठीक है, 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 13 की तो 39, और ये माइनस माइनस मिलकर हो जाएगा +39। फिर 8 4 32, वो भी माइनस के, तो कितना हो जाएगा 39 और 6 45 -32, तो उसको माइनस करेंगे 42 से 32 तो हो जाएगा 13। ठीक है, 13 मतलब इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, भिन्नों 44/25, 33/38, 32/35 एंड 24/29 को अवरोही क्रम में निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है। ठीक है, तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, सॉरी अवरोही क्रम में डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब सबसे पहले बड़ा, सबसे छोटा, फिर सबसे छोटा, इस तरीके से। ठीक है, अगर हम इनको लाइक, पहले सभी अनलाइक फ्रैक्शन है, अगर इनको लाइक फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, उससे अच्छा है इनको सभी को डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं, जैसे 44/25 है। ठीक है, 44/25, 44/29 गलत हो गया, ये 49 है। ठीक है, 49 है, 44/49 से ऊपर भी सही कर लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो, क्योंकि ऑप्शन में 44/49, 44/49, 44/49 है। ठीक है, इसलिए वो शायद गलती से हो गया। तो 44/49 को अगर 49 से 44 को डिवाइड करेंगे तो आता है 0.89। ठीक है, उसके बाद 33/38, जब हम 38 से 33 को डिवाइड करते हैं तो आता है 0.86। उसके अलावा 22/25, जब हम 25 से 22 को डिवाइड करते हैं तो आता है 0.88। और नेक्स्ट 24/29, तो 29 से डिवाइड करेंगे 24 को तो कितना आएगा 0.82। ठीक है, तो यहाँ सबसे बड़ा है 0.89, मतलब कि 44/49, तो 44/49 दो ऑप्शन में बी और सी। फिर उसके बाद 89 के बाद आएगा 88। ठीक है, 88 मतलब 22/25, तो ऑप्शन बी में है। उसके बाद 0.86 मतलब 33/38, और नेक्स्ट 0.82 जो लास्ट बचा, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना था, अवरोही क्रम में, पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। नेक्स्ट,
निम्न कथनों में से कौन सा कथन पूर्णांकों के लिए सत्य नहीं है, कौन सा सत्य नहीं वो बताना है। ठीक है, पूर्णांकों मतलब इंटीजर्स के लिए। तो अगर है डिवीजन इज ए कॉम्पिटेटिव, ठीक है, भाग जो है क्रम विनिमय है। ठीक, क्रम विनिमय कॉम्पिटेटिव क्या होता है कि अगर हम जैसे डिवीजन की बात हो रही है यहाँ पर और पूर्णांकों की बात हो रही है इंटीजर की, तो हम जैसे करते हैं 6 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, तो इजिकल टू आता है 3। ठीक है, तो क्या क्रम विनिमय होता है कि अगर हम इनका ऑर्डर चेंज कर दें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब अगर 2 डिवाइडेड बाय 6 करें तब भी 3 आना चाहिए। ठीक है, लेकिन तब 3 नहीं आएगा, 1/3 आएगा, और 1/3 मतलब 0.33। ठीक है, तो डिफरेंट आ रहा है, तो जो डिवीजन है वो क्रम विनिमय नहीं है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन यही गलत हो जाएगा, और उसने हमसे पूछा कौन सा नहीं है, नहीं मतलब कौन सा गलत है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी भी देख लेते हैं कि क्योंकि इसमें 2-3 प्रॉपर्टी दी हुई है, सभी को देख लेते हैं। 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, यह गुणात्मक तत्समक। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मतलब अगर हम इंटीजर्स की बात कर रहे हैं तो कोई भी ऐसा नंबर, जैसे सपोज करें 5 मान लीजिए, कोई इंटीजर मतलब 5 इंटीजर है, अब इसमें किसी ऐसे नंबर की मल्टीप्लाई करनी है कि सेम ही नंबर मिल जाए। ठीक है, सेम नंबर मतलब 5 मिल जाए, तो 1 की करेंगे, किसी भी नंबर में 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो 1 क्या होती है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, और इसके अलावा और अगर एडिटिव आइडेंटिटी की बात करें, एडिटिव आइडेंटिटी तो वो होती है 0। ठीक है, उसमें क्या कॉन्सेप्ट होता है, उसमें होता है कि हम एडिशन की बात कर रहे हैं तो क्या नंबर ऐड करें कि वही नंबर आ जाए, तो 0 ऐड करेंगे तो वही नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है 1 और एडिटिव आइडेंटिटी होती है 0। उसके बाद सब्ट्रैक्शन इज नॉट कॉम्पिटिटिव। ठीक है, ये बी वाला तो सही है, और सब्ट्रैक्शन इज नॉट कॉम्पिटिटिव, कॉम्पिटिटिव का मतलब वही कि हम ऑर्डर चेंज करें तो कोई फर्क ना पड़े। ठीक है, मतलब आंसर सेम ही आए, जैसे 5 - 2 करें तो 3 आएगा, लेकिन अगर 2 - 5 करें तो माइनस के 3 आएगा। ठीक है, डिफरेंट आएगा, तो वो नहीं है, तो उसने बोला है कि नॉट कॉम्पिटिटिव, तो सही बात है, ये भी सही है। उसके बाद लास्ट, मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव या गुणन सहचर है। ठीक है, इसका एसोसिएटिव का क्या मतलब है, अभी तो हम यहाँ कम्यूटेटिव में 2 का ऑर्डर चेंज कर रहे थे, 3, और एसोसिएटिव में करेंगे 3 का। जैसे सपोज करो कोई 3 नंबर ले लें, तो 2, 3, 4, 2, 3 और 4। ठीक है, मल्टीप्लाई करनी है, मल्टीप्लिकेशन की बात है, तो क्या करना है, हम पहले 2 और 3 की कर लें तो 6 आएगा, फिर जो भी रिजल्ट आता है उसमें लास्ट 4 की करते हैं, तो 6 4 24। ठीक है, या हम ये करेंगे 2 × 3 × 4, पहले 3 और 4 की कर लें, तो 3 और 4 की करेंगे 12, 12 2 14। ठीक है, तो ये फॉलो कर रहा है, तो ये एसोसिएटिव है, तो उसमें लिखा मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, और इसको जर्नल फॉर्म में लिखा जाए एसोसिएटिव को, तो ए × बी मल्टीप्लाई सी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी। इसे कहने का मतलब ये है कि पहले 2 की करें, जो रिजल्ट आएगा उसमें तीसरे की, या पहले दूसरे तीसरे की कर लें, जो रिजल्ट आएगा उसमें पहले वाले की। ठीक है, ये तो है एसोसिएटिव। और कॉम्पिटिटिव लॉ होता है कि जैसे अगर हम मल्टीप्लाई के रेस्पेक्ट में लिखें तो ए मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई ए। ठीक है, और ये एडिशन भी फॉलो करता है कॉम्पिटिटिव, जैसे कि ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। ठीक है, लेकिन माइनस और डिवाइड, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन नहीं करते, मल्टीप्लाई और एडिशन करते हैं, कॉम्पिटिटिव लॉ फॉलो। नेक्स्ट, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि x इतना दिया हुआ है, y इतना दिया हुआ तथा z इतना दिया हुआ, तो x y z का महत्तम समावर्तन मतलब कि HCF बताना है। ठीक है, तो इसका HCF बताना बहुत आसान है, लेकिन इन्होंने फॉर्म चेंज करके दिया हुआ है, कोई बात नहीं। देखो 2 2 तो सभी में है। ठीक है, तो HCF में पावर में दिया हुआ है, तो पावर में क्या ध्यान रखते हैं कि जो सबसे कम पावर वाला है वो HCF में लेते हैं, और जो सबसे ज़्यादा पावर होता है उसको LCM में लेते हैं। तो यहाँ 2 की पावर 2 आ जाएगा, 3 तीनों में है और सबसे कम है 3 की पावर 2, तो 3 की पावर 2 भी आ गया। और 5 तीनों में है, लेकिन सबसे कम वाला कितना है, 5 की पावर 2, तो 5 की पावर 2 भी आ गया। और 7 तीनों में है, और सबसे कम वाला कितना है, 7 की पावर 3। ठीक है, तो मल्टीप्लाई 7 की पावर 3। अब इन्होंने 30 और 7 15 इस तरीके से फॉर्म में दिया हो, तो हम क्या करेंगे, ये पावर 2 पावर 2 पावर 2 तीनों की पावर 2 है, तो उनको एक साथ पावर 2 में लिख लेंगे, 2 × 3 × 5 की पावर 2 × 7 की पावर 3। ठीक है, 2 3 या 6, 5 30 का स्क्वायर × 7 की पावर 3, तो ये ऑप्शन में है ऑप्शन डी। ठीक है, 30 का स्क्वायर, ये 30 की पावर 2 × 7 की पावर 3, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि ये नंबर दिया हुआ है 5 2 2 2 7 इज इक्वल टू पी की पावर 2 क्यू की पावर 3 एंड आर की पावर 4, जहाँ पी क्यू आर क्या है, अभाज्य संख्याएं मतलब कि प्राइम नंबर्स,
तो 2p प्लस क्यू माइनस आर की वैल्यू बतानी है हमें, ठीक है। तो सबसे पहले पी क्यू आर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, उसके बाद इसमें पुट कर देंगे, जिसकी वैल्यू निकालनी है तो सॉल्व करके निकल जाएगा, वो तो प्लस माइनस करना है। तो पहले इसके प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 5 2 2 7 2, ठीक है। इवन नंबर है, 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 से करेंगे 2 2 4, 1 2 6 2 1 2 3 6, 1 बचेगा 2 6 है। अभी भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 1 2 2 3 0, 2 6 1 2 8 अब भी इवन है, 2 से हो जाएगा 2 6 12, 2 5 2 3 2 4 अभी भी हो जाएगा, 2 से 2 3 2 2 4, 1 2 6 1 2 7 ठीक है। अब ये इवन नंबर नहीं है तो 2 से तो नहीं होगा, 3 से चेक करते हैं। 3 का से चेक करने का क्या रूल है कि इसके डिजिट्स का सम 3 से डिविजिबल है तो ये नंबर भी हो जाएगा। तो 3 और 2 5, 5 प्लस 6 5 प्लस 6 11, 11 प्लस 7 18, तो 18 3 से डिवाइड हो जाएगा तो ये नंबर भी हो जाएगा, ठीक है। तो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 बन जाए 3 0, 3 8 24, 2 3 9 8 और एक 9 9 9 18, ठीक है। अभी भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो 3 3 1 3 6 3 3 6 3 9 3 12, 3 से अब भी हो जाएगा, 3 1 3 2 3 1 ठीक है। 2 और एक 3 और एक 4, तो 4 तो 3 से नहीं होगा तो ये नंबर भी नहीं होगा, ठीक है। लेकिन ये हमें नंबर बताइए 11 का स्क्वायर है तो 11 से डिवाइड हो जाएगा, 11 11 और 11 1 तो इसमें 3 प्राइम नंबर है 2 3 एंड 11, तो 2 कितने टाइम्स है 4 टाइम्स, और 3 3 टाइम्स, और 11 2 टाइम्स। तो हम इस नंबर को कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 11 की पावर 2, ठीक है। पावर 2 किसकी है, पी की, तो पी की पावर 2 है तो मतलब पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 11, और 3 की पावर 3, और यहाँ पर क्यू की पावर 3 है। कंपेयर करेंगे तो क्यू की वैल्यू 3 और आर की वैल्यू 2, पी क्यू आर की वैल्यू मिल गई। अब इसमें पुट कर देंगे, पी की वैल्यू 11, 2 इंटू 11 प्लस क्यू 3 माइनस आर 2, तो 11 टू 22 प्लस 3 माइनस 2, तो कितना आएगा 25 माइनस 2 23, 23 मतलब ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि 7 अंकों वाली संख्या ही है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, मतलब यहाँ पे एक्स और वाई क्या है, एक डिजिट्स हैं। 72 से विभाज्य है तो 2x प्लस वाई का मान क्या होगा, ठीक है, क्या मान क्या है, तो 72 से नंबर पूरा पूरा डिवाइड है, ठीक है। 72 से कोई नंबर पूरा पूरा डिवाइड है तो उसके लिए क्या डिविजिबिलिटी रूल है कि वो नंबर कंप्लीटली 8 से और 9 दोनों से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है, दोनों से डिवाइड होना चाहिए। तो पहले 8 से चेक कर लेते हैं, उसके बाद वाई से चेक कर, उस 9 से चेक कर लेंगे। 1 3 4 x 5 8 y, ठीक है। अब उसका 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि किसी भी नंबर की लास्ट की 3 डिजिट से जो भी नंबर बन रहा है 5 8 y, वो पूरा पूरा कंप्लीटली डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। तो उसको 8 से डिवाइड करते हैं, तो 8 से करेंगे, 8 7 56, 2 बचेगा y, ठीक है। अब y क्या क्या हो सकता है, y हो सकता है 0 से लेके 9 तक कोई भी डिजिट हो सकती है, कोई भी डिजिट हो सकती है। तो अगर हम देखें तो ये नंबर क्या बनेगा, 2y का मतलब 20 से लेके 29 तक, ठीक है। 20 से लेके 29 तक सिर्फ एक ही नंबर 8 से डिवाइड होता है, वो क्या है 24, तो 24 होगा तो y की वैल्यू क्या होनी चाहिए, y की वैल्यू होनी चाहिए 4, ठीक है। तो y की वैल्यू यहाँ पर 4 होनी चाहिए, y की वैल्यू मिल गई। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए पहले ये नंबर क्या बन जाएगा 134x 5 8 4, ठीक है। x की वैल्यू मिल गई। अब 9 का डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे। 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि जो भी जो 3 का है वही 9 का है, मतलब कि जो इसकी डिजिट्स का सम है वो क्या होना चाहिए, 9 से डिविजिबल होना चाहिए, तो ये नंबर भी पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो सम निकालते हैं इसका, 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 4 8, एक्स को ऐसे रहने देते हैं, 5 और 8 13 प्लस 4 17, ठीक है। 17 और 8 कितना हो जाएगा 25 प्लस 2, सॉरी 25 प्लस एक्स। तो 9 से डिवाइड होने के लिए अब इसका सम क्या होगा, अगर हम x की वैल्यू 0 से लेकर कितनी होगी 9 तक होगी, ठीक है। इनके बीच में कोई सा भी एक डिजिट होगी 9 की, 0 रखेंगे तो 25, और इस तरीके से 26 27 28, और 9 ऐड करेंगे तो 34, ठीक है। और 9 से डिवाइड होने के लिए 25 से लेकर 34 तक सिर्फ एक ही नंबर है जो 9 से डिवाइड हो पाएगा, वो क्या है 27, और से 27 होने के लिए x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू हो जाएगी 2, ठीक है। x की वैल्यू मिल गई, हमें y की वैल्यू मिल गई। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा था कि 2x प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी, तो 2 और x ये 2 प्लस y की वैल्यू 4, तो 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा 8, 8 मतलब कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा,
सॉरी बी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पाइथागोरस त्रिक है या पाइथागोरस ट्रिपलेट है? ठीक है, जो हमने सबसे पहले स्टार्टिंग में किया था तो वही करेंगे अब भी। तो बस फर्स्ट डिजिट जो सबसे छोटा नंबर है वो देखना होता है कि वो इवन है या ऑड है। सारे ऑप्शन चेक कर लेते हैं, कौन सा नहीं है वो बताना है। तो 8 इवन है, इवन का कैसे करते थे कि उसका हाफ करते हैं। 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, 16 में 1 प्लस करनी है और 1 ही माइनस करना है, तो कितना हो जाएगा 17 और 15। ठीक है, 8, 15, 17, तो ये तो है पाइथागोरस ट्रिपलेट। और 11, 60, 11 क्या है, ये ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर का कैसे करते थे, इसका स्क्वायर करते थे। 11 का स्क्वायर 121, और इसमें 1 प्लस करना था और 2 से डिवाइड। ठीक है, 1 माइनस करना था और 2 से डिवाइड, तो कितना जाएगा 122/2 मतलब कि 61, और ये जाएगा 120/2 इज इक्वल टू 60। तो 11 का क्या होगा 11, 60 और 61। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है 11, 60 और 63। ठीक है, 63 नहीं होगा 61 होगा, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी दोनों ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं, सी और डी। 11, 13, तो 13 क्या है, इवन ऑड नंबर है तो ऑड का स्क्वायर करेंगे 169। अब इसमें एक बार 1 प्लस करके 2 का डिवाइड और एक बार 1 माइनस करके 2 का डिवाइड, तो कितना हो जाएगा 170/2 मतलब कि 85 हो जाएगा 168/2 मतलब कि 2 8 ज़ा 2 4 ज़ा, तो 84, 85। तो ये दोनों हैं ऑप्शन में, तो ये भी ठीक है। 7 का करेंगे, 7 भी ऑड नंबर है, तो 49, 49 में 1 माइनस करेंगे 2 का डिवाइड, तो 48/2 मतलब कि 24, और एक बार 1 प्लस कर देंगे 49 प्लस 1/2 मतलब कि 50/2 फिजिकल टू 25। तो 27, 24, 25 ये भी ठीक है, तो ऑप्शन डी भी ठीक है। तो कौन सा नहीं है, ऑप्शन बी नहीं है, क्योंकि 11, 60 और 61 होता है। नेक्स्ट, उस कोण का मान जिसके संपूरक का मान, ठीक है, कोई कोण है x, उसके संपूरक कितना हो जाएगा, संपूरक मतलब सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री मतलब ऐसे दो एंगल जिनका सम 180 हो, और कॉम्प्लीमेंट्री ऐसे दो एंगल जिनका सम 90 हो। ठीक है, और इसे हिंदी में पूरक या कॉम्प्लीमेंट्री और संपूरक सप्लीमेंट्री। तो कोई एंगल मान लिया एक्स, उसके संपूरक, संपूरक कितना हो जाएगा 180 में से माइनस कर दो, कोण के पूरक, ठीक है, का माप, संपूरक कोण जिसके संपूरक का माप कोण के, कोण मतलब एक्स के पूरक, तो एक्स का पूरक कितना हो जाएगा 90 माइनस एक्स के 4 गुने के बराबर है, तो 180 माइनस एक्स जो है उसके पूरक मतलब 90 माइनस एक्स के 4 गुने के बराबर है। तो इसको बराबर कर दिया, अब यहाँ सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकाल दो, तो हमें बस एक्स की वैल्यू निकालनी है, मतलब वही एंगल बताना है। 180 माइनस एक्स, 4 9 36, तो हो जाएगा 360 माइनस 4x, तो 180 इधर आ जाएगा और ये 4x इधर चला जाएगा, तो प्लस में आएगा माइनस एक्स 360 माइनस सॉरी 180, तो जाएगा 3x इज इक्वल टू 180, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60। ठीक है, 60 मतलब ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि किसी त्रिभुज के कोणों का माप डिग्री में x 3x + 20 6x है तो विभिन्न, तो त्रिभुज अवश्य ही होगा। ठीक है, त्रिभुज क्या होगा वो बताना है, एक्यूट एंगल होगा, राइट एंगल होगा, आइसोसेलेस होगा, ऑब्ट्यूज होगा। ठीक है, पहले देख लेते हैं कि एक्यूट कब होता है, राइट एंगल कब होता है, और आइसोसेलेस कब होता है, ऑब्ट्यूज। ठीक है, कोई भी ट्राइंगल या त्रिभुज एक्यूट एंगल ट्राइंगल कब होगा या न्यून कोण त्रिभुज कब होगा, जब उसके तीनों कोण, ठीक है, तीनों के तीनों एंगल कैसे होंगे, एक्यूट होंगे या न्यून कोण होंगे। ठीक है, तब हम कहेंगे कि वो त्रिभुज कैसा है, न्यून कोण त्रिभुज। और समकोण होने के लिए सिर्फ एक एंगल, ठीक है, क्योंकि सारे एंगल पॉसिबल ही नहीं है, तो एक एंगल कैसा होना चाहिए, राइट एंगल होना चाहिए, मतलब कि 90 डिग्री होना चाहिए या समकोण होना चाहिए। समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो, ठीक है, या तो दो साइड बराबर हों या दो एंगल हो, क्योंकि दो साइड बराबर होंगी तो दो एंगल भी तो बराबर होंगे। ठीक है, आइसोसेलेस का मतलब है कि दो भुजाएं बराबर हों। सम द्विबाहु, बाहु का मतलब भुजाएं, द्वि का मतलब दो, सम का मतलब समान, तो समान दो भुजाएं। ठीक है, अगर समान दो भुजाएं होंगे तो गारंटी उसके दो एंगल भी समान होंगे। और ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज के लिए वन एंगल ऑब्ट्यूज होना चाहिए, ऑब्ट्यूज होना चाहिए, ऑब्ट्यूज मतलब 90 डिग्री से बड़ा और 180 से छोटा। ठीक है, अब हम ये देख लेते हैं इसके मेजरमेंट निकाल के ये कौन सी कंडीशन फॉलो कर रहा है। तीनों कोण दिए हैं, हमें पता है कि तीनों कोणों का योग 180 होता है, चाहे त्रिभुज कैसा भी हो। तो x + 3x + 20 + 6x इज इक्वल टू 180 डिग्री।
तो कितना हो जाएगा x प्लस 3x 4x 4x प्लस 6x 10x और ये 180 माइनस 20 इधर चला जाएगा, तो 10x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 माइनस 20 160, तो x की वैल्यू 16 डिग्री। ठीक है, x की वैल्यू 16 आ गई, तो x की वैल्यू 16, एक एंगल 16 आ गया। दूसरा कितना हो जाएगा 3x प्लस 20 मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय 60 प्लस 20, तो 16 3 जा 48 प्लस 20 तो कितना हो जाएगा 68, और थर्ड लास्ट 6x, तो 6x मतलब 6 मल्टीप्लाई बाय 16 तो 96। ठीक है, तो ये कौन सा कोण हो गया, राइट एंगल तो नहीं है और एक्यूट एंगल भी नहीं है क्योंकि ये 90 से बड़ा आ गया, तो ये है, और तीनों एंगल डिफरेंट है तो समद्विबाहु भी नहीं हो सकता, तो ये है कौन सा अधिक कोण त्रिभुज या ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ठीक है, क्योंकि एक एंगल 90 से 180 के बीच आ गया, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ में एंगल सी बराबर एंगल एफ, ए सी बराबर डी एफ, बी सी बराबर सी एफ, तो यदि ए बी इजिकल टू इतना, डी ई इजिकल टू इतना, तो एक्स का मान क्या होगा। ठीक है, तो पहले दो त्रिभुज बना लेते हैं ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी। दूसरा डी ई एफ, डी ई एफ, एंगल सी बराबर है एंगल एफ के, मतलब कि एंगल ये वाला सी बराबर है एंगल एफ के। ठीक है, ए सी बराबर डी एफ, ए सी बराबर डी एफ। ठीक है, और बी सी बराबर है ई एफ, ई एफ के। ठीक है, ये तीन कंडीशन दी हुई हैं, मतलब इन्फॉर्मेशन, और हमें बताना है ए बी दिया हुआ है 2x माइनस 1 और डी ई दिया हुआ है 5x माइनस 4, तो x का मान बताना है। ठीक है, अब यहाँ पर बी सी दी हुई है ई एफ के बराबर, ए सी दी हुई है डी एफ के बराबर, एंगल सी दिया हुआ है एंगल एफ के बराबर। अगर यहाँ से ध्यान से देखेंगे तो साइड एंगल और साइड मतलब एस ए एस प्रॉपर्टी से साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्राइंगल कैसे हो रहे हैं, कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो रहे हैं, मतलब कि सर्वांग सम प्रूफ हो रहे हैं, तो ट्राइंगल डी ई एफ। ठीक है, अगर जब भी दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंस होते हैं तो हम क्या कहते हैं कि बाय सी पी सी डी, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग सी पी सी डी, ट्राइंगल जो होंगे कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग ट्राइंगल वो कैसे होंगे, इक्वल होंगे, मतलब कि ये साइड इसके बराबर है, ये वाली इसके बराबर है, तो जो ए बी बची है वो किसके बराबर होगी, डी ई के बराबर। तो ए बी कितनी है 2x माइनस 1 और ये किसके बराबर है 5x, मतलब डी ई 5x माइनस 4। तो इन्हें सॉल्व करके बस x की वैल्यू निकाल लेनी है, तो 4 इधर आ जाएगा, तो माइनस 1 प्लस के 4, 5x माइनस 2x प्लस के 3 बचेगा, ये 3x, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 1। ठीक है, तो x की वैल्यू पूछी तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, किसी त्रिभुज की एक भुजा 5 सेंटीमीटर और उसकी दूसरी भुजा 10 सेंटीमीटर है और इसके परिमाप p है, p सेंटीमीटर, जहाँ p एक पूर्णांक है, मतलब इंटीजर है, कोई नंबर है, p के न्यूनतम और अधिकतम संभव मान क्रमशः क्या होंगे। ठीक है, दो साइड दी हुई हैं और परिमाप p दिया हुआ है, तो p के क्या मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हो सकती है वो बताना है। तो एक परिमाप क्या होता है, सम ऑफ ऑल द साइड्स, तो एक दिया हुआ 5 प्लस 10 और तीसरी नहीं दी हो तो उसको मान लेते हैं x, तो p इज इक्वल टू 15 प्लस x। तो हमें ट्राइंगल की साइड के बेसिस पर एक प्रॉपर्टी बताई कि किसी भी दो साइड का सम, ठीक है, ये त्रिभुज है, किसी भी दो साइड का सम लें, जैसे इसका और इसका लेते हैं, तो हमेशा तीसरी वाली साइड से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, इक्वल भी नहीं होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ से अगर हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी p माइनस 15। ठीक है, अभी हमें एक्स की वैल्यू p की वैल्यू ऑप्शन के अकॉर्डिंग पुट करके देखेंगे और उससे पता चल जाएगा। ठीक है, अगर सपोज करिए एक्स की वैल्यू p की वैल्यू दी हुई है, उसमें बताना है मैक्सिमम और मिनिमम, तो मिनिमम दी हुई है 20, तो 20 रख के देखते हैं, तो 20 माइनस 15 इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू 5 आ गई, मतलब तीसरी साइड 5 आ गई, तो एक थी 5 और 10 इस तरीके से आ गया। अगर हम इन दोनों साइड को ऐड करें तो 5 और 5 कितना हो गया 10, जो कि तीसरी साइड के बराबर, लेकिन हमें बराबर नहीं चाहिए, बड़ी चाहिए, तो ऑप्शन ए तो नहीं हो सकता। उसके बाद देखते हैं जब 20 नहीं हो सकता तो 19 भी नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी को भी हटा देते हैं। अब बचा 21, तो पी एक्स इजिकल टू क्या था p माइनस 15, तो p की वैल्यू अगर 21 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 15, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6।
तो 6, 5 और 10, ठीक है। अब इसमें किसी भी दो साइड का सम लेंगे तो तीसरी साइड से बड़ा ही आएगा। जैसे कि 6, 5, 11 तो वो 10 से बड़ा है, 10, 5, 15 जो कि 6 से बड़ा है, 10 और 6, 16 जो कि 5 से बड़ा है, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू तो 21 ठीक है, ठीक है। और यहाँ से हमें ये भी पता चलेगा कि 20 बराबर है, इससे कोई भी एक नंबर बड़ा ले लेंगे तो वो उसकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। मैक्सिमम भी चेक कर लेते हैं। तो मैक्सिमम कैसे हुई, x इजिकल टू पी माइनस 15, तो 29 माइनस 15 इजिकल टू कितना बचेगा 14, 29 में से 15, हाँ। तो x की वैल्यू 14 आ गई। तो अब क्या हो गया 5, 10 और 14, ठीक है। अब इनमें साइड का तीनों का सम करके देखते हैं। जैसे 10 और 5 15 का करेंगे, 10 और 5 15, तो थर्ड साइड 14 से बड़ा है, ठीक है। ये तो सही बात है। अगर हम इसको x की जगह जो तीसरी साइड है अगर वो 15 आ जाती तो नहीं होता है, ठीक है। तो ये भी पॉसिबल नहीं है, मतलब कि 15 पॉसिबल नहीं, 14 तो पॉसिबल है। अब 10 और 4 14 करेंगे तो 24, 24 जो कि 5 से बड़ा है, और 14 और 5 19 जो कि 10 से बड़ा है, ठीक है। तो ये जो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी इसकी 29, ठीक है। क्योंकि अगर इससे एक भी हमने इंक्रीज करा तो फिर वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, कि जो कंडीशन क्या थी, मतलब प्रॉपर्टी ट्राइंगल की, कि किसी भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होगा, ठीक है। तो मिनिमम कितनी होगी 21 और मैक्सिमम कितनी होगी 29, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि मिनिमम 21 है तो 22 तो नहीं हो सकती, और मैक्सिमम 29 है तो 27 भी नहीं हो सकती, तो ऑप्शन सी भी नहीं होगा। इसका एक ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। बस हमने इसमें एक ही प्रॉपर्टी लगाई थी, क्या, कि किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है, ठीक है। बराबर भी नहीं होना चाहिए, सिर्फ बड़ा होना चाहिए। नेक्स्ट, माना कि आंकड़ों, ठीक है, इतने आंकड़े दिए हुए हैं का माध्यक x है। यदि x के स्थान पर 18 कर दिया जाए तो आंकड़ों का माध्यक जो y हो जाता है। तो x और y के मानों का योग क्या होगा ये बताना है, ठीक है। माध्यक या मीडियन निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, जो भी डाटा दिया होता है उसको पहले असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है। तो पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं। तो सबसे छोटा नंबर क्या है 8, ठीक है। तो 8, उसके बाद 9, 9 एक बारी है, उसके बाद 9, 10, 11, 12 तो नहीं है, फिर 13, तो 1, 2, दो बार 13 है, 13, 13, उसके बाद 14, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 और 4, ठीक है। उसके बाद 15, 1, 2, 3, 3 बार 15, 1, 2 और 3, 15 के बाद 16, 1 और 2, ठीक है। दो बार 16 है, दो बार 16 है। उसके बाद 17, 1 और 2, दो बार 17 है, ठीक है। एक बार काउंट कर लेते हैं कि सभी हो गए या नहीं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ठीक है। अब ये कितने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ठीक है। 15 हो गए, ठीक है। मतलब n इजिकल टू नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 15। अब माध्यक कैसे निकालते हैं, माध्यक निकालने के दो फॉर्मूले होते हैं जो उसके नंबर ऑफ टर्म्स पर डिपेंड करते हैं कि वो इवन है या ऑड। अगर n नंबर ऑफ टर्म्स इवन है तो उसका के लिए क्या फॉर्मूला था, m मीडियन इजिकल टू n अपॉन 2th टर्म प्लस n अपॉन 2 प्लस 1th टर्म अपॉन 2, ठीक है। और n इजिकल टू ऑड, अगर ऑड हो तो मीडियन m इजिकल टू n प्लस 1 अपॉन 2th टर्म, ठीक है। तो m क्या है यहाँ पर 15, मतलब ऑड, तो सेकंड वाला फॉर्मूला लगेगा 15 प्लस 1 अपॉन 2th टर्म, तो कितना हो जाएगा 16 अपॉन 2, मतलब 8th टर्म, ठीक है। अब 8th टर्म कौन सी होगी सिक्वेंशियल में देख लेंगे, वो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाने के बाद। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। 8 मतलब 14, तो 8th टर्म कितनी होगी 14, ठीक है। और पहले केस में माध्य क्या था x, तो x की वैल्यू कितनी होगी 14। अब उसने सेकंड केस में क्या बोला कि 8 के स्थान पर 18 कर दिया जाए, 8 के स्थान पर 18, ठीक है। तो मतलब इस 8 को हटाकर यहाँ से हटाएंगे तो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे लास्ट में आएगा 18 यहाँ पर, ठीक है। तो जो अब भी क्या रहेगा कि वो अगर मीडियन निकालेंगे तो अब भी 8th टर्म ही रहेगी, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म तो चेंज नहीं हुए, बस उनको थोड़ा मतलब रिप्लेस करा है, एक टर्म को हटाकर दूसरी टर्म लाए हैं, तो नंबर ऑफ टर्म तो सेम है। तो मीडियन अब भी 8th टर्म ही रहेगा, लेकिन 8th टर्म अब यहाँ से काउंट करनी है, ठीक है, क्योंकि इसका ऑर्डर चेंज होगा। 1, 2,
3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 मतलब 15, तो 15 मतलब y की वैल्यू कितनी आएगी 15, क्योंकि नेक्स्ट केस में क्या हो जाता है वो माध्यक 15 हो जाता है। तो हमें बताना है x और y के योग, तो x प्लस वाई की वैल्यू बतानी है, मतलब कि x की वैल्यू 14 और y की वैल्यू 15, तो कितना हो जाएगा ये 29। 29 मतलब ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, किसी थैले में 3 सफेद 2 नीली और 5 लाल गेंदें हैं। थैले में यदृच्छा मतलब रैंडमली एक गेंद निकाली जाती है। निकाली गई गेंद लाल रंग की नहीं है, इसकी क्या प्रायिकता है, ठीक है, मतलब प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं कि प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू, किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो फेवरेबल आउटकम्स, मतलब जिसका हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, जैसे यहाँ पर कि वो बॉल रेड ना हो, और अपॉन टोटल आउटकम्स, ठीक है, तो वो बॉल लाल ना हो, ठीक है, लाल के अलावा कोई सी भी हो तो चल जाएगा, तो लाल के अलावा क्या है सफ़ेद और नीली, तो हमारे फेवरेबल क्या हो जाएंगे 3 और 2, 3 और 2 मतलब टोटल हो जाएंगे 5, ठीक है, 5 में से कोई भी बॉल आ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस लाल नहीं होनी चाहिए, तो 5, और टोटल कितने हैं 3 + 2 5, 5 + 5 10, टोटल कितने हैं प्रोबेबिलिटी मतलब टोटल आउटकम्स 10, 10 में से कोई सी भी आ सकती है, तो 5 से कैंसिल करेंगे 1 टाइम्स 5 to the 10, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी लाल बॉल ना होने की 1/2 मतलब ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये सेट यहीं कंप्लीट होता है, और ये था हमारा सीटेट 7 जुलाई 2019 का पेपर, और नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे सीटेट 9 दिसंबर 2018 का पेपर, एंड थैंक यू।